हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अबॉर्शन, जो कि गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग के अंदर में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है, पर उससे बात करने से पहले हम ये पढ़ लेने वाले हैं कि आज हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके इंसिडेंस रेट, इसका इटियोलॉजी, टाइप्स, साथ में इसका मैनेजमेंट। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन कहता है कि एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम इट्स मदर्स वूम weighing less than 500 grams or 22 weeks who is incapable या फिर not capable of independent survival। तो इसका यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो शब्दों का यूज आ रहा है, जो कि है एक्सपल्शन या फिर एक्सट्रैक्शन। एक्सपल्शन यानी कि वो ऑटोमेटिकली ड्यू टू सम रीजन या फिर कोई ट्रॉमा या इंजरी की वजह से या तो किसी और रीजन की वजह से एक्सपल आउट हो रहा है, यानी कि खुद ब खुद बाहर निकल रहा है। एक्सट्रैक्शन हो गया जैसे इन केस ऑफ MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स से या फिर आप एक एक्सटर्नल मेथड अप्लाई कर रहे हो जिससे कि आप फीटस को मदर वूम से एक्सट्रैक्ट आउट करा रहे हो। तो यहाँ पे आ गया एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द मदर्स वूम, यानी कि फीमेल की यूट्रस से आप इसको एक्सपेल आउट करा रहे हो, एक्सपेल आउट हो रहा है, या तो आप इसको एक्सट्रैक्ट आउट करा रहे हो। अब यहाँ पे किस फीटस को आप एक्सपेल आउट करा रहे हो, यह एक्सपेल हो रहा है जो कि जिसका वेट 500 ग्राम से कम है, या तो फिर 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका मतलब 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या 22 वीक ऑफ जेस्टेशन से जिसकी जेस्टेशनल एज कम है। अब यहाँ पे 22 वीक को ही क्यों लिया गया है, क्योंकि फीटस अपना जो 500 ग्राम्स को का वेट है वो 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अचीव कर लेता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि फीटस लेस देन 500 ग्राम्स और लेस देन 22 वीक्स जो कि कैपेबल नहीं है इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के, यानी कि अगर वो एक्सपेल आउट हो भी गया है तो आप कुछ भी करके उसको इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं करा सकते। यहाँ पे ये टर्म लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, यानी कि यहाँ पे जो फीटस है वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए सही नहीं है। उसी का यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे ये आपका फीमेल का यूट्रस दिखाया गया है, इसमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन चाहे वो एक्सपेल आउट हो जाएगा चाहे एक्सट्रैक्ट करा दिया जाएगा मदर्स वूम से बाहर। किसी भी कारणवश अगर ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मदर की वूम से बाहर एक्सपेल आउट हो जाए या एक्सट्रैक्ट आउट करा दिया जाए, जिसका कि वेट 500 ग्राम्स या उससे कम है और उसकी जेस्टेशनल एज 22 वीक से कम है, तो उसको हम डिफाइन करेंगे एज एन अबॉर्शन। अबॉर्शन का ही दूसरा नाम मिसकैरेज होता है, ठीक है। अब यहाँ आता है इसकी इंसिडेंस रेट की बात करेंगे। तो इंसिडेंस रेट में देखा गया है कि अबाउट 10 to 20% ऑफ टोटल प्रेगनेंसीज, जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं, सपोज अगर 100 प्रेगनेंसी है तो उसमें से लगभग 10 to 20 ये आपके टोटल देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी क्या होता है, अब यहाँ पे दो चीजें और है, 75% ऑफ द अबॉर्शन हो जाते हैं विद इन 16 वीक ऑफ जेस्टेशन में, यानी कि जेस्टेशनल एज जो है वो फीटस की 16 वीक से कम होगी, उस तक में 75% ऑफ द अबॉर्शंस होते हैं और 80% ऑफ द अबॉर्शंस होते हैं 12 वीक्स अंदर। तो अब हम बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी के बारे में कि आखिर कौन कौन से वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। सबसे पहले आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हम कॉजेज पढ़ेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आखिर ऐसे कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाए। पहला होता है जेनेटिक फैक्टर। अब कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है अगर फीटस में, तो उसकी वजह से अबॉर्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि हो सकता है ट्राइसोमी, मोनोसोमी, पॉलीसोमी, इस तरीके की जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है बेबी में, अगर मतलब ऐसी कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है तो उसकी वजह से आपका अबॉर्शन के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर।
अगर मदर में कोई भी तरीके का एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि हो सकता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। अब ल्यूटियल फेज डिफेक्ट क्या है कि जैसे कि शुरुआत में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वही एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज करता है। अब अगर वहां पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अबॉर्शन का चांसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन सही मात्रा में रिलीज नहीं हो रहा है यानी कि डिफिसिट में है तो क्या हो सकता है अबॉर्शन का चांसेस वहां पे हाई हो जाते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी चीज हो सकती है, उसके अलावा हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस या फिर थायराइड के केसेस। अब इसमें होता क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई भी फीमेल जिसको कि डायबिटीज या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म है उसके में आपको ये चांसेस देखने को मिलेंगे, बट जिनका अनट्रीटेड है या फिर जिनका मैनेज नहीं हो रहा है, मतलब ऐसी मदर्स जिनमें की कोई भी इंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर मैनेज नहीं किया जा रहा है और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, उनके में आपको यहाँ पे अबॉर्शन के जो चांसेस है वो देखने को ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा होता है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब इम्यूनोलॉजिकल मदर में कोई भी इम्यून फैक्टर में चेंजेस हैं, अगर उसके में TH1 यानी कि टी हेल्पर सेल 1 ज्यादा पाए जा रहे हैं तो ऐसे केसेस में क्या आप देखोगे कि रिकरेंट अबॉर्शन के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा आ जाते हैं। या तो अगर उसको कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में पैरासाइटिक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसका आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा टॉर्च इन्फेक्शन। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन मदर की बॉडी में जैसे कि रुबेला हो गया या फिर कोई और ऐसा इन्फेक्शन आ रहा है तो उसकी वजह से होता क्या है कि वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके कई बार क्या होता है कि फीटस तक चला जाता है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ अबॉर्शन काफी इंक्रीज हो जाते हैं। देन आता है आपका अनएक्सप्लेन्ड। ऐसे कई सारे रीजंस हैं जो अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है, जिनका कोई भी ऐसा पर्टिकुलरली रीजन नहीं। इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है कि अगर जो मदर है वो एक्सरे रेडिएशन के बहुत ज्यादा पास में है, या तो फिर वो स्मोक करती है, या तो टोबैको च्युइंग कर रही है, या तो इस तरीके का कोई भी फैक्टर है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है आपका कि अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारी हमने बात करी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए कि आखिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि विद इन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन आपके कौन कौन से रिस्क होते हैं। अब आफ्टर 12 वीक्स को जो हम आएंगे उनको ले जाएंगे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी ऐसे कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। सबसे पहले आपका आ जाएगा एनाटॉमिकल एनोमली। अब यहाँ पे क्या है कि अगर फीमेल को कोई भी इस तरह का कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी है यूट्रस में, जैसे कि यहाँ पे हमने दो डायग्राम्स बना रखे हैं, एक ये और एक ये वाला। यहाँ पे क्या है कि यहाँ ये कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज होती है, यानी कि फीमेल में बाई बर्थ ये एनोमली होगा। पहले केस में आपको क्या दिख रहा है, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक पूरा का पूरा इस तरह से सेप्टम, ये यहाँ पे डिवीजन बन गया है, यानी कि ये आपके दो सर्वाइकल ओपनिंग आ रहे हैं एक, और यहाँ पे ये दो सर्वाइकल ओपनिंग आ रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर कंसीव हो भी किया, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो अटैच भी हो गया, तो प्रॉपरली उसके पास देखिए यहाँ पे ग्रो करने की भी उसके पास जगह नहीं है, क्योंकि बीच में एक सेप्टम आ गया है और पूरा का पूरा यूट्रस दो पार्ट्स में अलग अलग है। यहाँ पे दो अलग अलग सर्वाइकल ओपनिंग भी है, तो उसकी वजह से इनफ स्पेस नहीं होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के पास ग्रो करने के लिए, और उसकी वजह से चांसेस ऑफ अबॉर्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ एक सेप्टम बना है, सेप्टम भी वही कॉज करेगा। यहाँ पे दो अलग अलग सर्वाइकल ओपनिंग नहीं होती है, बट सेप्टम की वजह से भी क्या होता है कि इनफ स्पेस नहीं होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के पास ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आता है मैटरनल की मेडिकल कंडीशन। अब यहाँ पे मैटरनल मेडिकल कंडीशन मतलब मदर को, मतलब जो फीमेल है उसको ऑलरेडी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से मिसकैरेज या अबॉर्शन होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। तो इसमें हो सकता है साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज, अगर किसी भी फीमेल को साइनोटिक हार्ट डिजीज पहले से है तो उसमें क्या होता है, चांसेस ऑफ अबॉर्शन काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपरली ब्लड और ऑक्सीजन फीटस को नहीं मिल पा रही है, उसको उसके न्यूट्रिएंट्स उस तरह से नहीं मिल रहे हैं जो कि वो फुल्ली डेवलप हो सके।
उसके बाद आता है प्रीमैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अब मान लो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन भी नहीं है, तो क्या हो सकता है आपका प्रीमैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जो एमनियोटिक फ्लूइड के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड और बेबी सब होते हैं, होल्ड होते हैं, ठीक है। अगर ड्यू टू एनी रीजन ये ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। अब तो इटियोलॉजी के बाद हम बात करेंगे टाइप्स की, कि आखिर अबॉर्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली हो गया, मतलब उसके लिए आपने कोई अलग से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल स्टिमुलाई का यूज नहीं करा, वो ऑटोमेटिकली हुआ है, ठीक है। इंड्यूस्ड का मतलब हुआ कि आपने कुछ अलग से या तो मेडिसिन या तो डीएनसी का प्रोसीजर या तो कुछ भी आपने अलग से अप्लाई किया है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट आपने करा लिया है। यहाँ पे क्या करते हो आप एक्सट्रैक्ट कराते हो, मतलब कि आप जान के बाहर निकाल रहे हो और ये एक्सपेल हो रहा है, यानी कि खुद ब खुद एक्सपेल आउट हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस भी दो तरीकों से होता है, या तो आइसोलेट या तो रिकरेंट। आइसोलेट यानी कि सिंगल टाइम जो होता है, और रिकरेंट यानी कि मल्टीपल टाइम, ठीक है। आइसोलेट यानी कि सिर्फ एक बार अबॉर्शन हुआ है, और रिकरेंट यानी कि 2 या 2 से ज्यादा। जब एक के बाद एक 2 या उससे ज्यादा बार अबॉर्शन होता है तो उसको हम रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। और अगर सिर्फ सिंगल टाइम ऐसा हिस्ट्री आ रहा है फीमेल का कि उसको सिंगल टाइम अबॉर्शन हुआ है तो हम उसको बोलेंगे आइसोलेट अबॉर्शन। अब इन दोनों के ही अंडर में ये पर्टिकुलरली 6 टाइप्स होते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका थ्रेटेंड अबॉर्शन। अब थ्रेटेंड अबॉर्शन अपने नाम से ही क्या दिखा रहा है, थ्रेटन दे रहा है, यानी कि धमकी दे रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू तो होता है बट उसको रिवर्ट बैक करा जा सकता है। अगर आप प्रॉपरली मेजर्स ले लोगे तो क्या होगा, आप उस अबॉर्शन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था आप उसको रिवर्ट बैक कर लोगे, ठीक है। यानी कि यहां से प्रेगनेंसी को वापस रिवर्ट करा जा सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी नॉर्मली करवाई जा सकती है और यहाँ पे अबॉर्शन हुआ नहीं है। अब क्या आया, उसी से मिलता जुलता इनएवेक्टेबल। इनएवेक्टेबल में क्या होता है कि थ्रेटन अबॉर्शन जैसे ही होता है, पर इसमें अबॉर्शन का प्रोसेस इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि उसको रिवर्ट बैक नहीं कराया जा सकता। आप कोई भी मेडिकेशन या रेस्ट दे करके अब उसको नॉर्मल डिलीवरी आप उसमें नहीं करवा सकते हो, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो लॉस हो चुका है उसका। नेक्स्ट आता है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरी तरह से एक्सपेल आउट कर गया है यूट्रस से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर प्लेसेंटा या उसका कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, फीटस है, प्लेसेंटा है, कुछ भी है, वो सारा का सारा एक्सपेल आउट हो चुका है। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो आपका एक्सपेल आउट हो गया है, बाकी कुछ अभी भी यूट्रस के अंदर रिटेन्ड है, ठीक है। देन आपका आ जाएगा मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन तो है जो खत्म हो चुका है, यानी कि जो फीटल डेथ है वो हो चुकी है, पर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो अभी भी यूट्रस के अंदर ही है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। यानी यहाँ पे भी कोई मास या फिर कोई भी यूट्रस का प्रोडक्ट जो है वो यूट्रस से एक्सपेल आउट नहीं करा है, पर वो डेड हो चुका है और क्या है वो अभी भी रिटेन्ड है विद इन द यूट्रस। लास्ट हमारा आता है सेप्टिक अबॉर्शन। अब अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है तो उसमें सेप्टिक अबॉर्शन सबसे ज्यादा लेस कॉमन होता है, ठीक है। सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है कि मतलब अबॉर्शन हुआ, उसकी वजह से बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन आ गया जिसकी वजह से सेप्टिक कंडीशन फॉर्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस यानी कि आपने एक्सट्रैक्ट आउट करा रखा है। लीगल में क्या आ गया, आपका आ गया एमटीपी, ठीक है। एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो लीगल में क्या होता है कि यहाँ पे लीगली मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि अगर जो बेबी है उसमें कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, या तो फिर उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, या तो फिर वो बेबी प्लान्ड नहीं था, ऐसा कोई भी कंडीशन। अगर वो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है आप लीगली उसको एक्सपेल आउट करवाना चाहते हो तो वो आ जाएगा एमटीपी के केस में। यहाँ पे लीगली आपने एमटीपी करवा दी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा दी। दूसरा होता है आपका इंड्यूस्ड, और कैसे होता है जो बहुत कॉमन है ये इनलीगल।
बहुत सारी जगहों पे इनलीगल टाइप में अबॉर्शन अभी भी हो रहा है, जिसकी वजह से क्या कॉमन है, सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन जो ज्यादातर केसेस आपको मिलेंगे वो आपको इसी में मिलेंगे, और ये मोर कॉमन होता है इन केस ऑफ इनलीगल अबॉर्शन। पहला जो अबॉर्शन जिसके हमने बात की थी, थ्रेटेड अबॉर्शन, हम इसकी बात करेंगे। तो थ्रेटेड अबॉर्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन है अ क्लिनिकल आइडेंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज स्टार्टेड, यानी कि वही जो हमने कहा था कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन जो है या मिसकैरेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है, बट हैज नॉट प्रोग्रेस्ड टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर रिकवरी इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे जो प्रोसेस है मिसकैरेज का वो स्टार्ट हो गया, बट अभी उसने इतना प्रोग्रेस नहीं किया है कि उसकी रिकवरी ना करी जा सके। वही चीज है, ये एक धमकी थी कि यहाँ पे एक तरीके से धमकी की तरह इसको लिया गया, ठीक है। थ्रेटन का मतलब ही होता है धमकी, तो यहाँ पे एक छोटी सी धमकी थी कि अगर आपने टेक केयर नहीं किया तो ये जो थ्रेटेड अबॉर्शन है वो इनएविटेबल अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है कि एक प्रोसेस है जहां पे मिसकैरेज का प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन इतना ज्यादा प्रोग्रेस आउट नहीं किया है या इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है कि हम उसे पीछे रिकवर ना कर सके। अब आएंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि अगर किसी को थ्रेटेड अबॉर्शन हुआ है सपोज, तो क्या उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे, परवजाइनल ब्लीडिंग होगी, पर वो बहुत ही स्लाइट होगी, यानी कि बहुत ही कम परवजाइनल ब्लीडिंग होगी। दूसरा, पेन या तो बहुत ही लाइट प्रेजेंट होगा या तो पेनलेस ब्लीडिंग होती है ये। प्लस जब आपका डिजिटल एग्जामिनेशन होता है तो उसमें आपको क्या दिखता है कि जो इंटरनल ऑस है वो अभी भी क्लोज्ड है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑस होती है, इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस। आपको जब एग्जामिनेशन आप करोगे डिजिटल एग्जामिनेशन, तो आप उसमें क्या देखोगे कि ऑस अभी भी बंद है, यानी कि क्लोज्ड है, ठीक है। एक और पॉइंट होता है इसमें पर वजाइनल एग्जामिनेशन को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। अवॉइड किस लिए किया जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे थ्रेट मतलब किसी भी तरीके से अगर आप उसको और इरिटेट करोगे उस जगह पे, ठीक है, जैसे कि मान लो आप पर वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हो, आप यूट्रस को और ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वहां पे हो सकता है कि जो थ्रेटेड अबॉर्शन है वो इनएविटेबल अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाए। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम पीवी ना करें। अगर डिजिटल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है तो हम पीवी अगर कर भी रहे हैं तो हमें ख्याल रखना होता है कि हम बहुत ही लाइटली या बहुत ही इजीली उसको करें, बहुत ज्यादा फोर्सफुली ना करें। अगर फीमेल उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो हम पीवी उस जगह पे ना करें और कोशिश करें किसी भी तरीके की डिजिटल एग्जामिनेशन करने की। तो थ्रेटेड अबॉर्शन की हम अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहें कि हमें चेक करना है तो क्या क्या चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें क्या देखेंगे, हीमोग्लोबिन देखेंगे, हिमेटोक्रिट, उसके अलावा आरएच इनकैपेबिलिटी या फिर एबीओ देखेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन वगैरह क्यों देखा जा रहा है कि ब्लड लॉस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, ठीक है। यूरिन में हम देखेंगे प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या अभी भी नेगेटिव तो नहीं आ रही है, उसको भी हमें एक बार टेस्ट करना होगा। और अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या देखेंगे कि जो प्रोसेस अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था मिसकैरेज का वो कितना प्रोग्रेस हो चुका है, तो इसके लिए हम एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी भी करते हैं। ट्रीटमेंट में आप उसको क्या दोगे, सबसे पहला जो मेन होगा आप उसको रेस्ट करने के लिए बोलोगे, जब तक आपका ब्लीडिंग फेज लास्ट कर रहा है तब तक तो रेस्ट करना ही करना है। यानी कि अगर ब्लीडिंग है अभी भी तो जब तक ब्लीडिंग रहती है तब तक मिनिमम आपको रेस्ट फीमेल को प्रोवाइड करवाना है। उसके अलावा ड्रग्स में आप क्या दोगे, सेडेटिव और एनाल्जेसिक। अब क्योंकि पेनलेस था या अगर पेन है तो बहुत लाइट है, तो इन केस अगर रिक्वायर्ड है मेडिसिन सिर्फ तभी आप यहाँ पे एनाल्जेसिक या फिर सेडेटिव फीमेल को देंगे। इसके अलावा बात आती है इसकी प्रोग्नोसिस की कि जो फीटस है अब देखो यहाँ पे क्या है, अबॉर्शन शुरू हुआ बट इसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं, तो अब होगा क्या यहाँ पे प्रोग्नोसिस कैसा होगा, यानी कि जो फीटस है जब वो डिलीवर आउट होगा तो उसके चांसेस क्या रहेंगे कि बेबी जो है वो नॉर्मली आएगा, नॉर्मल डिलीवर होगा या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जो इसका प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि आप नहीं जानते हो कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो डिलीवरी के टाइम पे कैसा होगा। यहाँ पे उसको IUGR भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये आप
आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन जो था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो थोड़ा सा एक्सपेल आउट कर चुका है, यानी कि जो उसने अपनी बाउंड्रीज है उनको थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, उसकी वजह से ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है। अब छोड़ने की वजह से क्या हो गया कि अगर प्रॉपर अटैचमेंट वापस से प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपका IUGR हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, ठीक है। प्री टर्म लेबर क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वीकनिंग आ चुकी है, अगर हो सकता है कि जो फीटस है वो पहले ही प्री टर्म में डिलीवर हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनएविटेबल अबॉर्शन के बारे में। तो इनएविटेबल अबॉर्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो अबॉर्शन का प्रोसेस है ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसको वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। वही इसकी डेफिनेशन कहती है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ अबॉर्शन चेंजेस हैज प्रोग्रेस्ड टू अ स्टेट वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। यानी कि इस टाइप ऑफ अबॉर्शन में क्या हुआ है, चेंजेस इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं, यानी कि इतना बढ़ चुके हैं कि यहां से कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वही चीज है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या था कि आप उसको वापस रिकवर बैक कर सकते थे, पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो प्रोग्रेशन है मिसकैरेज का या अबॉर्शन का वो इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है, इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप इसको वापस से रिवर्ट बैक या रिकवर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूएशन नहीं पॉसिबल है। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे, वहां पे क्या था, वहां पे बहुत ही स्लाइटली पर वजाइनल ब्लीडिंग थी, पर यहाँ पे इंक्रीज्ड पर वजाइनल ब्लीडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसने पूरी तरह से अपने वॉल्स को छोड़ दिया है, इस तरीके से जैसे ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसने पूरी तरह से अपनी वॉल्स को छोड़ दिया है, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा होगी। उसी की वजह से क्या होगा, क्योंकि पेन जो है वो भी ज्यादा होगा, यहाँ पे एग्रेसिव पेन होता है, मतलब जो नेचर है उसका वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ये। उसके अलावा जब आप इसमें एग्जामिनेशन करते हो तो आपको क्या दिखता है कि जो इंटरनल ऑस है, अभी क्या था थ्रेटेड वाले में इंटरनल ऑस क्लोज थी, पर इसमें क्या है, क्योंकि ये कंप्लीट एक तरीके से यहाँ पे अबॉर्शन की प्रक्रिया जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसको रिवर्ट नहीं करा जा सकता। तो इसी वजह से क्या आता है, इसमें जो इंटरनल ऑस होती है वो भी आपकी डायलेटेड होती है, यानी कि वो भी अब इंटैक्ट की जगह डायलेट हो चुकी है, जिससे कि ये क्लियरली देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो प्रोसेस था वो इनएविटेबल अबॉर्शन का था, और यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते हो। बात करेंगे इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो था वो ब्लड लॉस काफी ज्यादा था, तो उसके लिए हम करेक्शन ऑफ एनीमिया करेंगे, यानी कि अगर किसी भी तरीके की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो हम वो करेंगे। वैसे भी हमने उससे पहले अभी क्या देखा था, हमने यहाँ पे हेमोग्लोबिन वगैरह की टेस्टिंग कर रखी है, ब्लड टेस्ट में हेमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, उसके अलावा RH वगैरह की। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। उसके अलावा क्या होगा, डिहाइड्रेशन इन केस अगर वहां पे प्रेजेंट है तो डिहाइड्रेशन के लिए हम उसको जो भी ड्रिप्स लगनी है, इन्फ्यूजन होने हैं वो देंगे। अब थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, एक्सेलरेट करेंगे एक्सपल्जन को। यहाँ पे क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरी तरह से एक्सपेल आउट नहीं किया है, यहाँ पे क्या है, प्रोसेस शुरू हुआ है पर पूरी तरह से एक्सपेल आउट नहीं हुआ है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरी तरह से एक्सपेल आउट हो सके, यानी कि मदर्स के वूम से पूरी तरह से वो बाहर निकल सके। तो उसके लिए हम उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे, और साथ में हमें इन सब के साथ ये भी ख्याल रखना है कि एसेप्टिक टेक्निक बनी रहे, क्योंकि अगर एसेप्सिस को आप फॉलो नहीं कर पाओगे ड्यू टू एनी रीजन, फीमेल में क्या होता है कि अगर वो सेप्टिक कंडीशंस के पास गई या तो कोई गलत मेजर यूज किए गए तो उसकी वजह से सेप्टिक हो सकता है, उसकी वजह से जो फीमेल है वो सेप्टिक अबॉर्शन में जा सकती है। तो हमें यहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक को भी यूज करते रहना है। तो ये सारी चीजें आप मैनेजमेंट में करोगे। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर विद इन 12 वीक्स में हुआ है, यानी कि जो फीमेल का जेस्टेशनल एज है, मतलब जो बेबी का जेस्टेशनल एज है वो 12 वीक्स या उससे कम है, तो आप यहाँ क्या करोगे, DNE का प्रोसीजर फॉलो करोगे, यानी कि डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। आप डायलेट करोगे और उसके बाद इवैक्यूएट करोगे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को, जो कि जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में फॉलो किया जाएगा। या तो फिर आप क्या कर सकते हो
सक्शन इवैक्यूएशन, या तो आप डायलेट करके उसको इवैक्यूएट कर लो या तो फिर सक्शन इवैक्यूएशन होता है। ठीक है, अगर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो 12 वीक से ज्यादा है तब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ड्रग्स देते हैं जैसे कि मिथार्जिन या तो ऑक्सीटोसिन और इवैक्यूएशन का प्रोसेस कराएंगे अंडर विच इज फॉलोड बाय जनरल एनेस्थीसिया। यहाँ पे भी हम उसी तरह से कर रहे हैं बट हम यहाँ पे ड्रग्स का भी सपोर्ट ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को पूरी तरह से एक्सपेल आउट कराने के लिए। हम बात करेंगे कंप्लीट अबॉर्शन की। कंप्लीट जैसे कि अपने नाम से ही क्या दिखा रहा है कि पूरी तरह से जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट हो चुका है, वही उसकी डेफिनेशन भी कहती है, इट इज वेयर द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज एक्सपेल्ड आउट कंप्लीटली। यहाँ पे पूरी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट हो चुका है मदर के वूम से। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्जन ऑफ मास। जब आप मदर से कंफर्म करोगे तो वो हिस्ट्री बताएगी कि मास जो है, एक फ्लैशी मास जो है वो एक्सपेल आउट हुआ है पर वजाइनल। ठीक है, या एक्सपेल्शन ऑफ मास की हिस्ट्री आपको मिलेगी। इसके अलावा क्या है, सबसाइडेंस ऑफ पेन। पेन होगा उसके बाद वो सबसाइड भी हो जाएगा, यानी कि पेन होगा उसके बाद वो रिलीफ भी हो गया, आपको इसकी भी हिस्ट्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा ट्रांस या एब्सेंट पर वजाइनल ब्लीडिंग, मतलब अब क्या है, जब फीमेल को अब पूरी तरह से जो पर वजाइनल ब्लीडिंग है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, या तो एब्सेंट है या तो ट्रांस है तो बहुत कम है, या तो फिर वो खत्म हो चुकी है। जो यूट्रस का साइज होगा वो वीक ऑफ जेस्टेशन या एमेनोरिया से कम होगा। अगर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन है उसको, तो जो उसका साइज होना चाहिए उससे यूट्रस का साइज कम आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो एक्सपेल आउट हो चुका है। इसके अलावा सर्वाइकल ऑर्स जो है वो भी आपको क्लोज मिलेगी, क्योंकि एक्सपेल हो चुका है पूरी तरह से, तो अब जो है वो वापस से ऑर्स जो है वो इंटैक्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी करोगे तो आप उसमें क्या देखोगे, जो यूट्राइन कैविटी है वो पूरी तरह से एम्प्टी है। ये एक मेजर फाइंडिंग होगी अल्ट्रासोनोग्राफी के टाइम पे कि जो यूट्राइन कैविटी है वो आपको एम्प्टी नजर आएगी, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो वहां से पूरी तरह से हट चुका है। ये एक मेजर फाइंडिंग है जो आपको इन केस ऑफ कंप्लीट अबॉर्शन मिलने वाली है। कंप्लीट अबॉर्शन का मैनेजमेंट कैसे होगा, तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले अगर वहां पे एनीमिया प्रेजेंट है तो हम एनीमिया का करेक्शन करेंगे। एनीमिया का करेक्शन कैसे हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। उसके अलावा अगर फीमेल RH नेगेटिव की है तो हम उसे एंटी डी जो है वो प्रोवाइड कराएंगे विद इन 72 आवर्स। ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगे, अगर यूट्राइन कैविटी जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, इवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है वो कंडक्ट कराएंगे, कि मतलब जो भी अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बच गया है तो हम उसको एक्सपेल आउट करवा लेंगे। तो ये 3 हमारे मैनेजमेंट है जो हम करेंगे इन केस ऑफ कंप्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि वेयर द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज नॉट एक्सपेल्ड। यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरी तरह से यानी कि 100% जो है वो एक्सपेल आउट नहीं किया होगा, और कुछ अमाउंट ऑफ कंसेप्ट जो प्रोडक्ट है वो अभी भी रिटेन होगा विद इन द वूम, वही चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है इनकी क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, हिस्ट्री होगी एक्सपेल्शन ऑफ मास की, क्योंकि यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेल आउट हो चुका है, तो इसी वजह से एक्सपेल्शन ऑफ मास की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस पेन। अब यहाँ पे क्योंकि एक्सपेल्शन थोड़ा हो चुका है, थोड़ा और बाकी है, और जो यूट्रस होता है उसकी आदत होती है कि वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होगा जो अभी फिलहाल वाइटल नहीं है वो उसको एक्सपेल आउट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस दे रहा होगा, जिसकी वजह से जो है वो पेन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअसली हो रहा होगा, ताकि वो जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है वो उसको एक्सपेल आउट कर सके। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट परवजाइनल ब्लीडिंग। यहाँ पे क्योंकि थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अभी भी बाकी है, इसी वजह से परवजाइनल ब्लीडिंग भी आपको कॉन्टिन्यूअसली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है जो यूट्रस का साइज होगा वो स्मॉल होगा देन द वीक ऑफ एमेनोरिया। मान लो एमेनोरिया का जो वीक है वो 16 वीक ऑफ जेस्टेशन है, ठीक है, 16 वीक्स का है एमेनोरिया का जो टाइम है, लेकिन जो आपका यूट्रस का साइज होगा वो साइज कम होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट में जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट हो चुका है। नेक्स्ट आता है जो अल्ट्रासाउंड होगा वो रिवील करेगा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को। अब जब आप यहाँ पे यूएसजी करोगे, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स लोगे, तो उसमें आप क्या देखोगे कि
कि कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अभी भी रिटेन है या फिर अभी भी रुका हुआ है विद इन द यूट्रस। ये आपकी मेजर फाइंडिंग होगी। मेजर फाइंडिंग आपकी क्या है? यूट्रस में अभी भी कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाकी है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे एक्सपेल्शन ऑफ मास की भी आपको हिस्ट्री देखने को मिल रही है। तो अब बात करेंगे हम मैनेजमेंट की, कि हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें क्या करेंगे कि इवैक्यूएट कर देंगे जो भी रिटेन या फिर लेफ्ट ओवर पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का, उसको हम इवैक्यूएट कर देंगे। अब उसमें भी अगर अर्ली अबॉर्शन है तो उसमें क्या करेंगे? डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है। पर अगर लेट अबॉर्शन है तो उसमें क्या करेंगे? डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। दोनों ही फॉलो किए जाएंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। चाहे डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन हो वो भी अंडर जनरल एनेस्थीसिया होगा, और चाहे डायलिटेशन और क्यूरेटेज हो ये भी अंडर जनरल एनेस्थीसिया हम परफॉर्म करेंगे। प्लस क्या हो सकता है? हम इसमें दे सकते हैं टैबलेट मिसोप्रोस्टोल पर वजाइनल 4 आवर्ली, ठीक है। ये 200 यूजी देना है, ठीक है। इसका जो डोज होगा वो 200 यूजी होगा, पर वजाइनल देना है हर 4 घंटे पे। मिस्ड अबॉर्शन के बारे में, तो मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है? जहां पे जो फीटस होता है वो डेड हो चुका होता है लेकिन स्टिल रिटेन होता है इनसाइड द यूट्रस। यहाँ जो है फीटल डेथ हो चुकी है लेकिन स्टिल जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी रिटेन्ड है विद इन द यूट्रस। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं? परसिस्टेंट ब्राउनिश डिस्चार्ज। और यहाँ पे ब्राउनिश डिस्चार्ज जो है वो क्या शो कर रहा है कि फीटल डेथ जो है वो पहले ही हो चुकी है, इसीलिए वो ये रेडिश कलर का या फ्रेश रेड कलर का ब्लड जो है वो नहीं आ रहा है, बल्कि ब्राउनिश कलर का आपको डिस्चार्ज, पर वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है सबसाइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम। अब प्रेगनेंसी के जो भी सिम्टम्स हैं वो भी सबसाइड करने लग जाएंगे। ब्रेस्ट चेंजेस हो, चाहे यूट्राइन चेंजेस हो, चाहे इसके अलावा आपका जो वॉमिटिंग या फिर और कोई सिम्टम होगा वो सारे भी क्या होंगे? सबसाइड होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फीटल डेथ हो चुकी है। रेट्रोग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट चेंजेस, यहाँ पे ब्रेस्ट चेंजेस भी जो है वो वापस से बैक टू नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में जैसे ब्रेस्ट होंगे वैसे वो रिवर्ट बैक करने लग जाएंगे। यहाँ पे फीटल की कोई भी साउंड नहीं होगी, प्लस कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, मतलब फीटल की हार्ट साउंड भी आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि फीटल डेड हो चुका है, और इसी वजह से वो कोई मूवमेंट भी नहीं करेगा। तो ये दोनों चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो निगेटिव शो होने लग जाता है। अब अगर आप यहाँ पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो वो आपको निगेटिव मिलने लग जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक और चीज क्या होती है, जब आप यूएसजी करोगे फीमेल का तो वहां पे आपको प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो इनसाइड द यूट्रस नजर आएगा, ठीक है। बात करें अब इसकी मैनेजमेंट की, तो इसका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होता है? एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है इसका स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो स्पॉन्टेनियसली एक्सपेल आउट हो जाएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट होता है। इसके अलावा आता है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो? आप उसमें मिसोप्रोस्टोल या फिर ऑक्सीटोसिन का यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप? सक्शन एंड इवैक्यूएशन कर सकते हो, या तो फिर सक्शन एंड क्यूरेटेज कर सकते हो अंडर जनरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट आता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से आप ये जो है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है तो लास्ट हमें करना होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सेप्टिक अबॉर्शन की, तो सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है? एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट। तो इसमें क्या है कि एक ऐसा अबॉर्शन जिसमें कि क्लिनिकली एविडेंस हो किस चीज का? इन्फेक्शन का। तो इन्फेक्शन वो कहाँ पे होगा? यूट्रस एंड इट्स कंटेंट। ऐसा अबॉर्शन जहां पे क्लिनिकली आप देख सको कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है यूट्रस में या तो उसके कंटेंट में, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? हाइपरथर्मी यानी कि इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। अब वो बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट या तो फिर 38 डिग्री सेल्सियस। ये आपका बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए जो कि मिनिमम 24 आवर्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। इसका आपको ख्याल रखना है। उसके बाद प्लूरिड पीवी डिस्चार्ज। यहाँ पे क्या होगा कि जो पस डिस्चार्ज होगा पर वजाइनली वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिसमें कि ओडर प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा पेन और टेंडरनेस प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है डायरिया एंड वॉमिटिंग प्रेजेंट होगी और टेकिपनिया प्रेजेंट होगा, जहां पे जो ब्रीथिंग रेट है वो मोर देन 20 आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स। इसके क्लिनिकल ग्रेडिंग के बारे में, किसके कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड्स डिपेंड करता है कि इसका जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में कितना ज्यादा फैल चुका है। तो सबसे पहले आता है ग्रेड 1, इसमें क्या है, इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ यूट्रस तक ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेड 2, इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो ट्यूब्स, ओवरी और पेरिटोनियम तक आ चुका है, यानी कि यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो रहा है ट्यूब्स तक, ओवरी तक या फिर पेरिटोनियम तक। नेक्स्ट क्या होता है आपका ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या होता है, जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस होता है, यानी कि पूरी पेरिटोनियल जो लेयर है वो इन्फेक्ट हो गई है, जो पूरा पेरिटोनियम है वो इसमें जनरलाइज्ड यानी कि पूरा का पूरा ऑल ओवर पेरिटोनियम इसमें इन्फेक्ट हो चुका है। इसके बाद रीनल फेलियर हो सकता है या तो फिर जॉइंटिस आपको इसमें देखने को मिल सकता है, यानी कि ये किडनी एज वेल एज लिवर को भी यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है और उसमें भी इन्फेक्शन पहुंचा रहा है। तो ये 3 इसकी ग्रेडिंग हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, कि अगर आपको इसको देखना है तो आप इसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हो। सबसे पहले आ गया स्वैब कल्चर या तो फिर स्वैब या फिर कल्चर टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पर वजाइनल स्वैब टेस्ट हो सकता है या तो पर वजाइनल कल्चर टेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट आ सकता है आपका ब्लड टेस्ट, तो इसमें आप हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट या तो फिर अदर कोई भी इंफेक्शन है कि नहीं है ये देख सकते हो। इसके अलावा आरएच का देख सकते हो। नेक्स्ट आपका आ गया यूरिन, तो यूरिन में भी आप कल्चर टेस्ट करते हो कि जो इन्फेक्शन है वो कितना ज्यादा बॉडी में फैल चुका है, कि मतलब और कहीं ब्लड में आ रहा है या यूरिन में इसका कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप यूरिन कल्चर ले सकते हो। अल्ट्रासाउंड करोगे, अल्ट्रासाउंड में भी आप यही देख रहे हो कि जो इन्फेक्शन है वो किस लेवल तक जा चुका है, और एक्सरे में भी आप देख रहे हो कि क्या उसने लंग्स को या फिर लिवर को या फिर किसी और एसोसिएटिंग ऑर्गन को, मतलब जो आसपास में बगल में ऑर्गन है उसमें किसको लेने वाले हैं। रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में, तो रिकरेंट अबॉर्शन क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज 2 और मोर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। ठीक है, एक ऐसा केस जहां पे 2 या 2 से ज्यादा बार स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन हुआ है। ठीक है, उसको ही हम बोलेंगे रिकरेंट अबॉर्शन। इसी का एक और नाम होता है हैबिचुअल अबॉर्शन। ठीक है, यानी कि हैबिट के तौर पे, यानी कि एक के बाद एक वापस से रिपीटेडली आपको केस ऑफ अबॉर्शन देखने को मिल रहा है किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में। इंसिडेंस इसका क्या होता है, 1 ऑफ ऑल द फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। या जैसे कि नॉर्मल जो अबॉर्शन था, ठीक है, नॉर्मली क्या हो रहा था कि हर 100 में से 10 से 20 फीमेल्स को आपका आइसोलेट अबॉर्शन देखने को मिल रहा था। उसी तरह से जो रिकरेंट अबॉर्शन है वो हर 100 में से 1 फीमेल को आपको देखने को मिलेगा। एटियोलॉजीज की क्या क्या होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जेनेटिक फैक्टर हो गए, उसी तरह की एटियोलॉजी होगी जैसा कि आपने आइसोलेट अबॉर्शन में देखा था, वही सेम इसमें भी क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले होता है जेनेटिक फैक्टर। अब जेनेटिक फैक्टर में अगर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है, ट्राइसोमी है, पॉलीसोमी है, इस तरीके से। नेक्स्ट आ गया एंडोक्राइन या फिर मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर में, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एंडोक्राइन से रिलेटेड या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है फीमेल को, जैसे कि आपका क्या हो गया, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो गया, या तो फिर लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हो गए, या तो फिर डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, या तो हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें भी क्या हो सकता है कि ये एटियोलॉजी हो सकती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिकरेंट अबॉर्शन के लिए। उसके बाद इन्फेक्शन होंगे, सबसे कॉमन होता है टॉर्च इन्फेक्शन, उसके अलावा वायरल, बैक्टीरिया या फिर किसी भी और तरीके का पैरासाइटिकल इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अगर कोई भी इम्यून फैक्टर है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, या तो फिर हेल्पर T1 सेल्स अगर ज्यादा होते हैं, TH1 सेल्स, यानी कि जो हेल्पर T1 सेल्स होते हैं अगर वो ज्यादा होते हैं तो उसकी वजह से भी रिकरेंट अबॉर्शन के जो चांसेस होते हैं वो देखा गया है कि ज्यादा होते हैं। और कुछ अनएक्सप्लेन्ड कॉजेस होते हैं, यानी कि आइडियोलॉजिकल कॉजेस होते हैं जिसके बारे में प्रॉपर जानकारी अभी नहीं है। नेक्स्ट ये आता है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में आके कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से रिकरेंट अबॉर्शन हो सकता है। सेम वही है आपका एनाटॉमिकल एब्नॉर्मली, यानी कि अगर यूट्रस में जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी यूट्रस में ऑलरेडी एनाटॉमिकल कोई तरीके की एनॉमली है, या तो फिर
कोई ऑलरेडी उसको मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट क्या होगा। मैनेजमेंट में जनरल मैनेजमेंट क्या होगा, ये अच्छा ये पर्टिकुलर जो मैनेजमेंट है ये सारे ही केसेस ऑफ अबॉर्शन के लिए सही होंगे, ठीक है। तो जनरल मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले तो फीमेल को हॉस्पिटलाइज कराएंगे, उसका वजाइनल और सर्वाइकल स्वैब लेंगे देखने के लिए इन्फेक्शन वगैरह को, पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं और सेप्सिस कंट्रोल करते हैं। सेप्सिस कंट्रोल करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मतलब आपको एसेप्टिक टेक्निक्स बना के रखनी होती है ताकि फीमेल को कहीं किसी भी तरीके से कोई भी सेप्टिक इन्फेक्शन उसको ना हो जाए। नेक्स्ट आता है ग्रेड 1 मैनेजमेंट क्या होता है। अब ग्रेड 1 मैनेजमेंट में यानी कि इनिशियल मैनेजमेंट आप उसको क्या दोगे, तो उसमें आप उसको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराओगे, एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कराओगे, एंटीबायोटिक किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, एनाल्जेसिक्स जो होगा वो आप पेन के लिए दोगे, सेडेटिव्स दोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट और O2 थेरेपी। अब यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देंगे और O2 थेरेपी देंगे जो भी रिक्वायर्ड होगा उस अकॉर्डिंगली। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों, क्योंकि हर केस में परवजाइनल ब्लीडिंग आ रही है, तो अब ब्लड कम होगा उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज हो सकते हैं, इसीलिए हम उनको साथ में ऑक्सीजन थेरेपी भी दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेड 2। अब ग्रेड 2 में क्या होगा, एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी भी चलने लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर ग्रेड 1 से ठीक नहीं हो रहा है तो हमें ग्रेड 2 के लिए शिफ्ट होना है। ग्रेड 2 में हम वही कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स प्लस एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी दे रहे हैं और साथ में यहाँ जो होगा हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो फीमेल के वोम में अभी भी प्रेजेंट है तो हम उसको इवैक्यूएट करेंगे। हमारे पास कौन कौन से तरीके हो गए, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज का है, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन का है, और दोनों ही फॉलो हम किसके अंडर में करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में हम इन दोनों को ही फॉलो करेंगे। और लास्ट हमारे पास आता है ग्रेड 3 जिसमें कि हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। जब कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा होता है तो लास्ट में सर्जरी को पिक करना होता है। तो ये हो गए सारे के सारे मैनेजमेंट जो कि हम अबॉर्शन में यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने अबॉर्शन के बारे में पढ़ा, तो इसमें हमने एक बार वापस से इसका ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा वापस से इस टॉपिक का रिवीजन हो सके। तो सबसे पहले हमने पढ़ी इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या थी कि एक्सपेल्शन या तो एक्सट्रैक्शन हो रहा है फीटस का फ्रॉम इट्स मदर वूम। अब वो फीटस जो है वो 500 ग्राम से लेस है और 22 वीक ऑफ जेस्टेशन से कम है, प्लस वो जो फीटस है वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के कैपेबल अभी नहीं है। ये हो गया डेफिनेशन। इंसिडेंस रेट की बात करेंगे तो ये होता है अबाउट 10 to 20% ऑफ द टोटल प्रेग्नेंट फीमेल्स, ये उसका इंसिडेंस रेट हो गया। अच्छा ये जो है ये होता है आइसोलेट का, आइसोलेट के लिए होता है 10 to 20% और जो रिकरेंट होता है उसके लिए होता है अबाउट 1%। यानी कि सिंगल टाइम अबॉर्शन जो होगा वो 10 to 20% फीमेल्स में देखने को मिलेगा, पर जो आइसोलेट अबॉर्शन होगा वो अप्रॉक्स 1% फीमेल्स में देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे इसको इटियोलॉजी के बारे में। तो इटियोलॉजी में हमने देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से ऐसे कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाए, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में से कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। तो फर्स्ट में हो गया इन्फेक्शन हो गया, एनाटॉमी कोई भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी हो गई, या तो फिर एनवायरमेंट हो गया, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमने क्या देखा कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोई भी जो फीमेल है उसकी मेडिकल डिजीज कंडीशन हो गया, या तो फिर उसका कंजेनाइटल एनोमली हो गया। नेक्स्ट हमने बात करी थी इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स में सबसे पहले तो दो आ गए, एक आइसोलेट और एक रिकरेंट। आइसोलेट में सिंगल टाइम जो है वो अबॉर्शन प्रोसेस होता है, रिकरेंट में 2 या मोर देन 2 में आता है। इसमें आता है थ्रेटेंड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड और सेप्टिक। तो थ्रेटेंड में क्या होता है कि यहाँ पे जो जो अबॉर्शन का प्रोसेस है वो शुरू तो हो चुका है पर इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं हुआ है, प्रोग्रेस नहीं हुआ है कि वो रिवर्ट बैक या रिकवर ना किया जा सके। इनएविटेबल में क्या होता है कि प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है अबॉर्शन का और इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है कि उसको वापस से नॉर्मल या रिकवर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है आपका कंप्लीट। तो कंप्लीट में क्या होता है कि जो पूरा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट हो जाता है मदर के वूम से। इनकम्प्लीट में क्या होता है, इनकम्प्लीट मोस्ट कॉमन टाइप होता है और इसमें होता क्या है
कि सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो तो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा, पर कुछ अमाउंट में क्या होगा उसके बाद भी रिटेन्ड रहता है। देन आता है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि जो फीटस है वो डेड हो चुका है लेकिन स्टिल रिटेन्ड है विद इन द यूट्रस। सेप्टिक अबॉर्शन में क्या होता है कि ऐसा अबॉर्शन का प्रोसेस जिसके बाद आपका क्या हो सकता है, इन्फेक्शन की सिम्टम्स आप उसमें देख सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या तो प्लूरेंट आ रहा है पर वजाइनली, तो ये सारे सिम्टम्स आपको मैनिफेस्ट होते हैं सेप्टिक अबॉर्शन में। नेक्स्ट आपका आता है रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट में वही हो गया कि जहां पे आपको 2 या मोर देन 2 स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिले, उसी को रिकरेंट अबॉर्शन कहेंगे। मैनेजमेंट में आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, तो उसमें एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट हो गया, मतलब जनरल मैनेजमेंट हो गया, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। जनरल मैनेजमेंट में आप हॉस्पिटलाइज करोगे, उसके सारे फाइंडिंग्स ले लेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी और ये सारी जो भी चीजें हैं वो करने होती हैं। स्वैब कलेक्ट करना होता है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है। ये सारा आप क्या करोगे, फर्स्ट जो उसका ट्रीटमेंट है उसमें वो करोगे मैनेजमेंट में। देन ग्रेड 1 में जाकर के आप क्या करते हैं, सेडेटिव्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, कि जो फर्स्ट लाइन में आप चीजों को ट्रीट करने के लिए दे रहे हो, वो ग्रेड 1 में आ गया। देन ग्रेड 2 में क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स के साथ हम एंटी माइक्रोबियल भी चलाने लगते हैं, साथ में क्या करते हैं, इवैक्यूएशन प्रोसेस को करते हैं। इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है हमारा वो डायलिटेशन और क्यूरेटिज प्लस डायलिटेशन और इवैक्यूएशन दोनों तरह से फॉलो किया जा सकता है। बट एक चीज हमें ख्याल रखनी है कि हमें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया ही इसको परफॉर्म करना है। और लास्ट हमारा आता है ग्रेड 3, जिसमें कि सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक अबॉर्शन के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ यस तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पे यूं ही बने।